डियर फ्रेंड्स, बिहार दरोगा की परीक्षा नजदीक आ चुकी है। अब अपनी तैयारियों को धार दे चुके होंगे या अंतिम प्रयास में होंगे। ये वीडियो आप ही के लिए है। हाय, मैं अभिषेक अपने इस यूट्यूब चैनल दरोगा क्लासेज में स्वागत करता हूँ। आज हम आपके बिहार दरोगा सीरीज में प्रैक्टिस सेट 8 लाए। प्रत्येक सेट में मैं 10 प्रश्न रखता हूँ जो विविधता लिए होते हैं। इस पूरे सेट का मूल उद्देश्य ये नहीं होता है कि मैं प्रश्नों को आपको बताऊं। मूल उद्देश्य होता है कि उन खंडों को आपके सामने ला सकूं जिससे प्रश्न बनते हैं। तो आइए आपका बहुमूल्य समय नष्ट न करते हुए सीधे आते हैं प्रैक्टिस सेट पे। देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न कहता है कि भोजपत्र निम्न में कहाँ प्राप्त होता है। पुराने जमाने में भोजपत्र पर लिखावट की जाती थी, यानी कि आज जैसे कागजों पर लिखते हैं वैसे ही भोजपत्र पर लिखा जाता है। हिमालय पर, अरावली पर्वत पर, नीलगिरी पर्वत पर या विंध्याचल पर्वत पर। तो सही उत्तर है हिमालय। हिमालय पर्वत पर कुछ ऊंचाई पर जाने के बाद आपको ये भोजपत्र मिलते हैं। याद रखिए निचली ऊंचाइयों पर नहीं, लगभग 4500 के बाद मिलना शुरू होता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे, ऊंचाइयों पर मिलते हैं। कभी कभी पूछता है हिमालय के तराई में, मध्य हिमालय में या ऊंचे हिमालय में। ये अमूमन मध्य हिमालय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मध्य हिमालय में। दूसरा प्रश्न है कि नीति आयोग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। आप हमारे देश में जो योजना आयोग था उसके अवशेष पर या उसको हटा करके नीति आयोग बना। 12वां योजना आयोग अंतिम योजना आयोग था। 12वां योजना आयोग अंतिम योजना आयोग था जो 12 से 17 तक था। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य यानी कि 12वें पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जो था वो देश समावेशी विकास था। उसी के हटा करके फिर ये नीति आयोग बना। आपसे प्रश्न पूछेगा कि निम्न में से किस योजना आयोग को खत्म कर करके नीति आयोग बना। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना आयोग। 12वीं पंचवर्षीय योजना आयोग का कार्यकाल क्या था? तो 12 से 17 तक, लेकिन 15 में ही उसको हटा दिया गया। ये भी कभी कभी पूछ लेगा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे। तो आपको पता होना चाहिए कि योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते थे प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होते थे। तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे, अभी जो वर्तमान में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वही थे। इन सब चीजों को प्रश्न बनते हैं तो प्रश्नों को ध्यान रखेंगे। तो नीति आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है? यह सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, यह एक संवैधानिक निकाय है, यह सहयोगात्मक संघवाद पर आधारित है, योजना आयोग के स्थान पर इसकी स्थापना 1 जनवरी 1915 को। अब आप में से 4 में से चुनना है, केवल एक एवं 2, 1, 3 एवं 4 इस सभी सही है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें से 1, 3 और 4 सही है। 1 सही है, यह एक सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, ऐसा मूल का नहीं है। यह सहयोगात्मक संघवाद पर आधारित है। सहयोगात्मक संघवाद का मोटा मोटी यही समझ लीजिए कि सारे राज्यों के साथ मिल बैठ के अपने क्या बोलते हैं विकास को आगे बढ़ाना, मूल बता रहे हैं। बाकी इसमें बहुत सारी चीजें होती है। योजना आयोग के स्थान पर इसकी स्थापना 1 जनवरी 1915 को हुई। यह संवैधानिक निकाय नहीं है, यह कार्यकारी निकाय है। कार्यकारी निकाय का मतलब हुआ कार्यपालिका के आदेश से बन गया है। संवैधानिक निकाय वो निकाय होते हैं जो संसदीय विधान या विधानमंडल के विधान से बनते हैं। और एक होता है संवैधानिक निकाय। संवैधानिक निकाय जो होता है वो सीधे सीधे संविधान में उसका जिक्र होता है और अपनी सारी शक्ति वो संविधान से प्राप्त करता है। जैसे भारत में मुख्य चुनाव आयोग जो है, चुनाव आयोग जो है वो संवैधानिक निकाय, क्योंकि उसका वर्णन संविधान में है और उसके जो सर्वे सर्वा हैं वो संविधान से शक्ति प्राप्त करते हैं। इस चीज को याद रखिएगा। संवैधानिक निकाय, संवैधानिक निकाय, कार्यकारी निकाय, इससे प्रश्न बहुत बार बनते हैं। इस पर हमने वीडियो बना रखा है और नोट्स भी है, हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, देख लेंगे। इससे बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी कभी पूछता है कि निम्न में से कौन गैर संवैधानिक निकाय है। तो गैर संवैधानिक निकाय वो निकाय होते हैं जिनका वर्णन संविधान में नहीं, तो संवैधानिक भी हो सकते हैं, कार्यकारी भी हो सकते हैं। एक चीज और पूछता है जो बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं, वो होता है अर्ध न्यायिक निकाय। निम्न में से कौन अर्ध न्यायिक निकाय है? तो अर्ध न्यायिक निकाय उन निकाय को करते हैं जो न्याय की प्रकृति लिए हुए रहते हैं। जैसे आरबीआई न्याय की प्रकृति लिए हुए है। एनजीटी किसी पर दंड लगा सकता है। समझ रहे हैं, एनजीटी किसी पर दंड लगा सकता है। तो चूंकि ये दंड लगा रहा है तो न्याय कर रहा है, तो यानी कि अर्ध न्यायिक प्रकृति का है। अब कहे कि श्रीमान अर्ध न्यायिक क्या होता है, पूर्ण न्यायिक क्या होता है? तो अर्ध न्यायिक का मतलब हुआ कि वो आधा न्याय ही करेगा। हमारे देश में न्याय करने की जो परिपाटी है वो कोर्ट के अधीन,
यानी कि न्यायपालिका के अधीन। न्यायपालिका के अधीन के अलावा कोई ऐसी बॉडी जो न्याय करती है वो अर्ध न्यायिक प्रकृति की होती है, खुद ही वकील, खुद ही दलील, खुद ही वो सब काम करती है। न्यायपालिका में चीज नहीं होता। तो अर्ध न्यायिक एक ही बॉडी, मतलब एक ही निकाय, संवैधानिक भी हो सकता है, अर्ध न्यायिक भी हो सकता है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। कार्यकारी भी हो सकता है, ध्यान रखें। कभी कभी ये भी पूछता है। चलिए इस पर हम बहुत चर्चा करें। अगला प्रश्न है कि अधिकतम कार्य के लिए बल तथा विस्थापन के मध्य कोण होना चाहिए। यह प्रश्न फिजिक्स का आता है, बहुत बार पूछा जाता है, और हम में से अधिकतर वो गलती कर लेते हैं। आज के बाद इसकी गलती हम लोग नहीं करेंगे। अधिकतम कार्य के लिए बल तथा विस्थापन के मध्य का कोण होना चाहिए 30 डिग्री, 45 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री। सही उत्तर है 0 डिग्री। तो भैया ये अधिकतम के लिए 0 डिग्री, तो न्यूनतम के लिए 180 डिग्री, शून्य के लिए 90 डिग्री। तो मैं लिख देता हूं अधिकतम 0 डिग्री, न्यूनतम 180 डिग्री, शून्य 90 डिग्री। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, अब इस कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं। कॉस का मान याद रखिएगा, कॉस थीटा का मान जो होता है वो अधिकतम होता है 0 डिग्री। इस चीज को ध्यान रखेंगे। कॉस थीटा का मान अधिकतम होता है 0 डिग्री पर, और कॉस के मान से ही ये बनता है। ये आप फिजिक्स में जब जाएंगे, इससे संबंधित जो मैथ को बनाएंगे, कॉस के मान से ही बनता है। उस चीज को ध्यान रखेंगे, परीक्षा में मिलेगा। नेहरू लियाकत समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया? नेहरू लियाकत समझौता, लियाकत जो थे वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। नेहरू लियाकत समझौता किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया? 1947, 1949, 1950, 1951। सही उत्तर है 1950। नेहरू लियाकत समझौता 1950 में हुआ था। ये जो समझौता था वो अपने अपने देशों में माइनॉरिटीज यानी कि अल्पसंख्यकों से संबंधित था। इस समझौते में दोनों देशों के जो प्रधानमंत्री थे बैठ के समझौता किए कि हम दोनों अपने अपने देशों के अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करेंगे। बात समझ रहे हैं? जो पाकिस्तान में अल्पसंख्यक है उसकी रक्षा पाकिस्तान करेगा, जो हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक है उसकी रक्षा हिंदुस्तान करेगा। यह समझौता दोनों, प्रधानमंत्री भारत पंडित नेहरू और प्रधानमंत्री पाकिस्तान लियाकत खान, ये दोनों मिलकर के समझौता किए। इसी समझौते को नेहरू लियाकत समझौता कहा जाता है। ये हुआ था 1950। प्रथम विश्व वाक सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? डरबन, पेरिस, नई दिल्ली, सेंट पीटर्सबर्ग। सही उत्तर है सेंट पीटर्सबर्ग। 2010 में हुआ था। कब हुआ था? 2010 में। आप हमें बताइएगा कि अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता? और इसी सम्मेलन में, प्रथम विश्व बाघ सम्मेलन में ही यह समझौता हुआ था कि हम अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाएंगे। आप कमेंट कीजिएगा कि अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता? ठीक है, ये थे 5 प्रश्न। अब अगले 5 प्रश्न को भी फटाफट देख लेते हैं। देखिए छठा प्रश्न को। छठा प्रश्न क्या कहता है? निम्न में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 के सैडलर आयोग की सिफारिशों के आधार पर की गई थी? सैडलर विश्वविद्यालय आयोग 1917 में बना था। उसके कुछ उद्देश्य थे, भारत में शिक्षा पर विचार प्रस्तुत करना और भारतीय शिक्षा का क्या बोलते हैं सरकारीकरण भी किया था वो। इससे संबंधित भी हमने वीडियो बना रखा है। आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास करके जितने भी विश्वविद्यालय बने हैं, जितने भी भारत में शिक्षा आयोग हुए थे अंग्रेजी भारत में, उससे संबंधित तथ्यों को हमने रखा है। पहला है पटना विश्वविद्यालय, दूसरा है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, तीसरा है उस्मानिया विश्वविद्यालय। तो निम्न में से किसकी स्थापना 1917 के सैडलर विश्वविद्यालय आयोग के सिफारिशों पर की गई थी? तो इसका सही उत्तर है सभी। इन सभी की स्थापना की गई थी। आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि उस्मानिया विश्वविद्यालय कहाँ है, मतलब किस राज्य? एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। एक आदर्श गैस की, मतलब जो आदर्श गैस होता है उसकी आंतरिक ऊर्जा, बाहरी नहीं है, आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करता है ताप पर, दाब पर, आयतन पर, ताप एवं दाब दोनों पर। तो सही उत्तर है ताप, यानी कि टेम्परेचर पर। एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा टेम्परेचर पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का वर्णन है। भारतीय संविधान में कोऑपरेटिव सोसाइटीज का वर्णन है। भाग 9 का ख, भाग 10 का ग, भाग 19 का ख, भाग 11 का ख। सही उत्तर है भाग 9 के ख। भाग 9 के ख में कोऑपरेटिव सोसाइटीज का वर्णन है, जहाँ पे आपको मिलेगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है कैसे बनेंगे, क्या होंगे, मतलब रेगुलेट किया गया संवैधानिक रूप से। छुआछूत के निषेध से संबंधित अनुच्छेद है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत छुआछूत का उन्मूलन किया गया? भाग 15,
अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 साफ साफ कहता है कि छुआछूत निषेध है, मतलब ये वैलिड नहीं है। लेकिन आप एक चीज बताइए कि आप कोई धार्मिक समारोह कर रहे हैं जहां पे आपने कुछ अपेक्षाएं लगा रखी है, अब हम वहां पे कह सकते हैं कि नहीं, हम आपको बिना नहाए धोए नहीं आने देंगे, या मेरा घर है हम वहां पे आपको नहीं आने देंगे, मेरा पूजा घर है वहां पर नहीं आने देंगे, क्या छुआछूत में आएगा? पड़ गए चक्कर में। ऐसे ही और भी प्रश्न बनते हैं, सार्वजनिक जगहों पर पूछ देगा कि भाई सबके लिए है, लेकिन कोई मंदिर है, कोई सोसाइटी का मंदिर है, सोसाइटी का मंदिर वाला बोल देगा हम अलग अलग सोसाइटी को नहीं आने देंगे, हम एंट्री नहीं करने देंगे। तो आप तो बोलेगा कि अरे ये तो संविधान के क्या बोलते हैं 17 का उल्लंघन हो रहा है, 14 का उल्लंघन हो रहा है, 15 का उल्लंघन हो रहा है, 17 का उल्लंघन, कहीं नहीं। देखिए ये सब चीजें जो हैं वो दिग्भ्रमित करके बार बार पूछे जाते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा कि संवैधानिक रूप से ये सब चीज अवैध है, मतलब संविधान में कहा गया है कि ये गलत है, लेकिन कोई व्यक्ति पर्सनल रूप से अपने अंतर्मन के आधार पे अपने क्षेत्र में किसी कार्य को कर रहा है जिससे समाज और देश को कोई नुकसान नहीं पहुंच रही है, तो वो चीज वैलिड माना जा सकता है। जैसे हम पूजा घर में जाते हैं, अब माँ बोलेगी कि अरे तुम बिना नहाए हुए नहीं आएगा, तो आप चल जाइएगा अनुच्छेद 32 तहत कि भाई मेरी माँ जो है मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रही है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि माँ की भी आस्था है। यदि सरकार ने बोला कि आपकी आस्था का सम्मान किया जाएगा तो माँ का भी आस्था है। यहाँ पे माँ और बेटे के उदाहरण द्वारा हम ये बता रहे हैं कि हमारी कोई अपनी जो प्रॉपर्टीज है वहां के लिए हम कुछ वैसे कायदे कानून बना सकते हैं जो हो सकता है कि इससे कुछ अलग, लेकिन उसमें मंशा देखा जाएगा। याद रखिए क्या देखा जाएगा? मंशा देखा जाएगा। अब कहीं आप छुआछूत के मंशा से तो चीज नहीं कर रहे हैं, यदि मंशा छुआछूत वाली तो अवैध हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और यदि मंशा छुआछूत फैलाने का नहीं है, अपनी आस्था व्यवस्था है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी प्रश्नों को इसी तरह से घुलमुड़िया करके कलिष्ट करके पूछा जाता है। चलिए लास्ट प्रश्न देखते हैं, फीफा का मुख्यालय कहाँ है? फीफा जानते हैं फुटबॉल का सबसे बड़ा संगठन है, इसका मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है डी, इनमें से क्यों नहीं। फीफा का जो मुख्यालय है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? ज्यूरिख में, स्विट्जरलैंड में। तो ये था आज का हमारा प्रश्न। कैसा लगा आपको प्रश्न? और हाँ, बिहार दरोगा से संबंधित चीजों के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। जीएस के लिए मैथ तो बहुत कम पूछता है, लेकिन मेरा एक मैथ का चैनल है मैथ एक्सप्रेस, आप उस पर भी जा सकते हैं, जहां मैं मैथ को बिल्कुल सिंपल तरीके से, डरा के नहीं कि आप ये नहीं बनाएंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, आप नहीं भी बनाएंगे तभी सिलेक्शन होगा, बस आप पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।